नमस्कारः। पत्राचार द्वारा संस्कृतम इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत द्वितीय सोपान परिचय नामक पुस्तक के 10वें पाठ में आप सबका स्वागत है। आज हम इस पाठ के भाषा अभ्यास नामक भाग में भावे प्रयोगः इस विषय का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि वाक्य में कर्तृपद, कर्मपद और क्रियापद मुख्य रूप से 3 प्रकार के पद होते हैं। यहाँ पर जो वाक्य दिया है छात्रः श्लोकम पठति, इसमें छात्रः यह पद प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, यह कर्तृपद है। श्लोकम यह द्वितीय विभक्ति एक वचन में है, यह कर्मपद है। और पठति जो क्रियापद है वह प्रथम पुरुष एक वचन का है। हम यहाँ देखते हैं कि छात्र कर्तृपद एक वचन में है, इसलिए क्रियापद यहाँ पर एक वचन में आया। यदि यहाँ पर कर्तृपद द्विवचन में होगा तो क्रियापद भी द्विवचन में आएगा। यदि कर्तृपद बहुवचन में होगा तो क्रियापद भी बहुवचन में होगा। जैसे छात्रः श्लोकम पठति, छात्रौ श्लोकम पठतः, छात्राः श्लोकम पठन्ति। हमने देखा कि वाक्य में छात्र जो कर्तृपद है इसके अनुसार ही क्रियापद का प्रयोग हुआ, इसलिए इस प्रकार का वाक्य कर्तरी वाक्य कहलाता है। और इसका प्रयोग जो किया यही प्रयोग कर्तरी प्रयोग कहलाता है। तो वाक्यों को 3 प्रकार से प्रयोग में लाते हैं हम, कर्तरी प्रयोगः, कर्मणि प्रयोगः और भावे प्रयोगः। तो आज का हमारा विषय भावे प्रयोगः ऐसा है। तो कर्तरी प्रयोगः, कर्मणि प्रयोगः ये हमने परिचय पुस्तक के 5वें पाठ में पढ़ा था, उसका हम अभी कुछ पुनः स्मरण करेंगे जिससे कि भावे प्रयोगः यह विषय आसानी से समझ में आ जाए। हमने पढ़ा था कि कर्तरी प्रयोग में कर्तृपद की प्रधानता होती है और कर्ता के अनुसार ही क्रियापद होते हैं। तो आप अब इन वाक्यों में हम देख सकते हैं छात्रः श्लोकम पठति, छात्रौ श्लोकम पठतः, छात्राः श्लोकम पठन्ति। और त्वम इसके साथ पठसि का प्रयोग हुआ है, त्वम श्लोकम पठसि। यदि अहम है तो अहम श्लोकम पठामि। इस तरह से कर्ता यदि एक वचन में है तो क्रियापद भी एक वचन में, और द्विवचन कर्तृपद के साथ क्रियापद भी द्विवचन में है, और छात्राः बहुवचन में क्रियापद है तो आप देख रहे हैं कि क्रियापद भी बहुवचन में है। और त्वम के साथ मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग किया गया है, त्वम श्लोकम पठसि। और अहम के साथ उत्तम पुरुष एक वचन का क्रियापद प्रयोग हुआ है, अहम श्लोकम पठामि। इस तरह से कर्तृपद के अनुसार क्रियापद जहाँ होता है वही कर्तरी प्रयोग कहलाता है। कर्मणि प्रयोग में कर्म के अनुसार क्रियापद का प्रयोग होता है। जैसे छात्रेण श्लोकः पठ्यते, यहाँ पर देख रहे हैं कि श्लोकः एक वचन में है, इसलिए पठ्यते क्रियापद एक वचन में है। यहाँ श्लोको द्विवचन में है, कर्मपद है, इसलिए क्रियापद भी द्विवचन में है। और श्लोकाः यदि होगा तो क्रियापद भी बहुवचन में पठ्यन्ते, छात्रेण श्लोकः पठ्यते, छात्रेण श्लोको पठ्येते, छात्रेण श्लोकाः पठ्यन्ते। अब त्वया है और यहाँ मया है, तो इसकी वजह से क्रियापद में परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ पर श्लोकः एक वचन में है, ये कर्मपद है, इसलिए क्रियापद भी यहाँ एक वचन में ही है। त्वया श्लोकः पठ्यते, मया श्लोकः पठ्यते। तो हमने देखा कि कर्मपद के अनुसार ही क्रियापद में परिवर्तन होता है। अब कर्तरी प्रयोग से कर्मणि प्रयोग करने के लिए हमें 3 नियम का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हम कर्म को जो कर्तरी प्रयोग में द्वितीय विभक्ति एक वचन में है उसको प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रयुक्त करते हैं। जैसे छात्रः श्लोकम पठति, श्लोकम को श्लोकः किया। दूसरा नियम है जो क्रियापद है उसके अंत में जो ती है उसको ते करते हैं और उससे पहले या जोड़ते हैं।
तो क्रियापद जो पठती है उसका पठ्यते करना है। और तीसरा है कि कर्तृपद जो प्रथमा विभक्ति एक वचन में है उसको तृतीया विभक्ति से युक्त करते हैं। तो छात्रः का छात्रेण हो गया, और श्लोकम का श्लोकः, पठति का पठ्यते। तो छात्रः श्लोकम पठति, इसका कर्मणि प्रयोग छात्रेण श्लोकः पठ्यते। ऐसे ही सभी वाक्यों में आप इन नियमों का उदाहरण देख सकते हैं। जैसे छात्रो यहाँ द्विवचन में है, श्लोकम पठतः, इसका छात्राभ्याम होगा क्योंकि ये द्विवचन में है, इसलिए इसका तृतीया विभक्ति द्विवचन में ही छात्राभ्याम। श्लोकम है एक वचन में, तो इसका प्रथमा विभक्ति एक वचन का होगा श्लोकः। यहाँ पर पठ्यते होगा क्योंकि कर्म के अनुसार ही क्रियापद होते हैं। प्रवेश पुस्तक के चतुर्थ पाठ में हमने एक बात पढ़ी थी कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या है। नाम से ही जैसे स्पष्ट है कि कर्म सहित क्रिया सकर्मक क्रिया और कर्म रहित क्रिया अकर्मक क्रिया। इन वाक्यों को देखने से हमें पता चलता है कि पठति, लिखति, करोति, खादति, ये सब सकर्मक क्रियापद हैं। और इन वाक्यों में हम ये भी देख सकते हैं कि कर्म पदों का प्रयोग हुआ है। जैसे छात्रः ग्रंथम पठति, सः लेखम लिखति, सः अभ्यासं करोति, बालः रोटिकां खादति। अब हम कैसे जानेंगे कि यह सकर्मक क्रियापद है और अकर्मक क्रियापद को हम कैसे पहचान सकते हैं? तो इसके लिए एक नियम है कि हम प्रश्न करेंगे कि छात्रः ग्रंथम पठति, छात्र क्या पढ़ता है? तो इसका उत्तर आएगा ग्रंथ पढ़ता है। सः लेखम लिखति, सः किम लिखति, अर्थात क्या लिखता है? तो उसका उत्तर आएगा सः लेखम लिखति। अथवा और कुछ भी लिखता है, जैसे कविताम लिखति, ग्रंथम लिखति। सः अभ्यासं करोति, सः किम करोति, अभ्यासं करोति। सः किम खादति, रोटिकाम खादति अथवा फलम खादति। तो इस तरह से जिन क्रियापदों का हमें उत्तर प्राप्त होता है वैसे क्रियापद सकर्मक क्रियापद होते हैं। और जिन क्रियापदों का हमें उत्तर प्राप्त नहीं होता है, जैसे अश्वः किम धावति, तो इसका उत्तर हमें नहीं मिलता है। छात्रः किम हसति, बालः किम क्रीडति, बालिका किम नृत्यति। तो इस तरह से जो इसमें क्रियापद प्रयोग हुए हैं ये सब अकर्मक क्रियापद हैं। अब तक हम जान चुके हैं कि क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया में कर्म पद का प्रयोग होता है, अकर्मक क्रिया में कर्म पद का प्रयोग नहीं होता है। इससे यह भी पता चलता है कि सकर्मक क्रिया से कर्तरी वाक्य और कर्मणि वाक्य होते हैं और अकर्मक क्रिया से कर्तरी वाक्य और भावे वाक्य होता है। भावे में भाव प्रयोग होता है। जैसे सकर्मक क्रिया से कर्तरी वाक्य इस प्रकार से हमने पढ़ा था, सः ग्रंथम पठति, इसमें कर्म पद है। कर्मणि में सः का तेन हो गया, ग्रंथम का ग्रंथः, पठति का पठ्यते। तो तेन ग्रंथः पठ्यते, इस तरह से कर्मणि वाक्य में। और अकर्मक से कर्मणि में वाक्य नहीं होता है क्योंकि अकर्मक क्रियापद में कर्म होता ही नहीं है, इसलिए अकर्मक से कर्तरी वाक्य होता है और भावे में वाक्य होता है। तो इस तरह से कर्तरी में हम देखते हैं अश्वः धावति और भावे में अश्वेन धाव्यते। अभी हमने पढ़ा है कि कर्तरी वाक्य को कर्मणि में परिवर्तन करने के लिए कर्तृपद को तृतीया विभक्ति में बदलते हैं और कर्म पद को प्रथमा विभक्ति में बदलते हैं और क्रियापद को पठ्यते ऐसा बनाते, पठति को पठ्यते। अब हम जो ये सकर्मक क्रियापद से कर्तरी कर्मणि का प्रयोग हुआ है, अकर्मक क्रियापद से जो कर्तरी वाक्य है अश्वः धावति और भावे में अश्वेन धावति,
यहाँ पर क्या नियम है, तो इसका सबसे आसान तरीका है, जब हम कर्तरी से कर्मणि में परिवर्तन करते हैं तो क्रियापद को पठ्यते जो करते हैं, पठती को पठ्यते, ठीक उसी प्रकार धावती को धाव्यते हो जाएगा। लेकिन अंतर इतना है कि इसमें कर्म पद का प्रयोग हुआ है और इसमें कर्म पद का प्रयोग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये धातु जो है अकर्मक है, धावती जो क्रियापद है यह अकर्मक है, इसलिए इसमें कर्म पद का प्रयोग नहीं हुआ। और यहाँ पर अश्वः जो है प्रथमा विभक्ति, इसका तृतीया विभक्ति में परिवर्तन हुआ, तो अश्वः धावती का अश्वेन धाव्यते, ऐसा वाक्य बनेगा। तो भावे प्रयोग में हमने देखा कि कर्मणि की तरह धावती का धाव्यते हो गया और प्रथमा विभक्ति का तृतीया विभक्ति में परिवर्तन हो गया और कर्म पद का इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। तो अब हम परिचय पुस्तक के जो 10वें पाठ के भाषा अभ्यास में भावे प्रयोगः के वाक्य हैं उनका हम अभ्यास करेंगे। वृक्षेण कंप्यते अर्थात वृक्ष के द्वारा कांपा जाता है अथवा वृक्ष कांपता है। तेन उपविश्यते अर्थात उसके द्वारा बैठा जाता है अथवा वह बैठता है। तया हस्यते अर्थात उसके द्वारा हंसा जाता है अथवा वह हंसती है। वृद्धैः पत्यते अर्थात वृद्ध के द्वारा गिरा जाता है अथवा वृद्ध गिरता है। वैद्येन शंक्यते चिकित्सक के द्वारा शंका की जाती है अथवा चिकित्सक शंका करता है। अतिथिभिः उष्यते अर्थात अतिथियों के द्वारा रहा जाता है अथवा अतिथि रहते हैं। शिक्षकैः यत्यते अर्थात शिक्षकों के द्वारा यत्न किया जा रहा है अथवा शिक्षक यत्न करते हैं। गृहिणीभिः मिल्यते अर्थात गृहिणियाँ मिलती हैं अथवा गृहिणियों के द्वारा मिला जाता है। अंबिकया वृद्ध्यते अंबिका बढ़ती है अथवा अंबिका के द्वारा बढ़ा जा रहा है। सुंदरिया नृत्यते अर्थात सुंदरी नृत्य करती है अथवा सुंदरी के द्वारा नृत्य किया जा रहा है। बालिकया उत्थीयते बालिका खड़ी होती है अथवा बालिका के द्वारा खड़ा हुआ जा रहा है। पुष्पेण विकस्यते अर्थात पुष्प खिलते हैं अथवा पुष्प के द्वारा खिला जा रहा है। तेन चल्यते अर्थात वह चलता है अथवा उसके द्वारा चला जा रहा है। यानेन स्थीयते अर्थात यान खड़ा है अथवा यान के द्वारा खड़ा हुआ जा रहा है। बालकेन शय्यते अर्थात बच्चे के द्वारा सोया जा रहा है अथवा बच्चा सो रहा है। इन वाक्यों में हमने देखा कि कर्तृपद में कहीं एक वचन है, कहीं द्विवचन है, कहीं बहुवचन है, लेकिन क्रियापदों में सर्वत्र एक वचन का ही प्रयोग हुआ है। जहाँ अतिथि भी यहाँ पर बहुवचन है, उष्यते एक वचन का है, गृहिणी भी बहुवचन में है, मिल्यते एक वचन का है। तो हमने देखा भावे प्रयोग में क्रियापद में कोई परिवर्तन नहीं होता है, हमेशा एक वचन का ही प्रयोग होता है। कर्तृपद में वृक्षेण कंपते, वृद्धैः पत्यते, बालिकाभ्याम नृत्यते, इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। अब हम भाववाच्य के इन नियमों को देखते हैं और समझते हैं। कर्ता करण कारक में होगा
और उसमें तृतीया विभक्ति होगी, जैसे बालकेन धाव्यते। दूसरा नियम है क्रिया कर्मवाच्य की भांति परिवर्तित होगी, जैसे पत्यते, कंप्यते, उपविश्यते। तीसरा है क्रिया सदैव केवल प्रथम पुरुष एक वचन में होगी। और अंतिम नियम है कि अकर्मक क्रिया होने के नाते भावे प्रयोग में कोई भी कर्म नहीं होगा, अर्थात भावे प्रयोग में कर्म पद का प्रयोग नहीं होता है। अब हम अभ्यास भाग को पढ़ेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि इन अभ्यासों के उत्तर पाठ के अंत में दिए हुए हैं, आप उन उत्तरों को मिला सकते हैं। तो पहला अभ्यास है निम्नलिखित क्रियाओं के भाववाच्यात्मक रूप में लिखिए। तो उदाहरण एक दिया हुआ है पतति, इसका पत्यते ऐसा लिखा हुआ है। तो आगे हम पढ़े थे कि धावति इसका कैसे होगा, धाव्यते। हसति इसका हस्यते। तिष्ठति स्थीयते। गर्जति गर्ज्यते। कंपते कंप्यते। ये कंपते आत्मने पद का प्रयोग है, इसलिए इसका भी भावे प्रयोग में बीच में यकार आएगा। कंपते का कंप्यते ऐसा होगा। यतते का यत्यते। भवति का भूयते। नृत्यति का नृत्यते। नश्यति का नश्यते। उपविशति का उपविश्यते। इस तरह से भाववाच्यात्मक रूप होंगे इन क्रियापदों के। दूसरा अभ्यास है निम्नलिखित वाक्यों को भाववाच्य में परिवर्तित कीजिए। पहले हमने क्रियापदों को भाववाच्य में परिवर्तन किया, अब वाक्य दिया है। पहला उदाहरण है पुष्पम विकसति, अर्थात फूल खिलता है। इसका भाववाच्य में लिखा है पुष्पेण विकस्यते, पुष्प के द्वारा खिला जाता है। इसी तरह हम आगे वाक्यों का भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे। पहला वाक्य है पर्णम पतति, इसका होगा पर्णेन पत्यते। विचारः स्फुरति, इसका भाववाच्य विचारेण स्फुर्यते। सीता कंपते, सीतया कंप्यते। आगे है बालः यतते, बालेन यत्यते। सिंहाः गर्जन्ति, ये यहाँ पर सिंहाः बहुवचन में है, इसलिए तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे। सिंहैः गर्ज्यते, हमने पढ़ा था क्रियापद में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए सिंहैः गर्ज्यते। बालिकाः तिष्ठन्ति, तो बालिकाभिः स्थीयते। फलं नश्यति, फलेन नश्यते। विदूषकाः हसन्ति, इसका भावे प्रयोग विदूषकैः हस्यते। नर्तक्यः नृत्यन्ति, नर्तकीभिः नृत्यते। बालाः पतन्ति, बालैः पत्यते। इस तरह से भावे प्रयोग का वाक्य होगा। अब मैं एक विशिष्ट अंश की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमने जो पहला अभ्यास किया उसमें पहले प्रश्न में जो तीसरा तिष्ठति जो क्रियापद है और दूसरे प्रश्न में जो छठे क्रम में बालिकाः तिष्ठन्ति में जो तिष्ठन्ति क्रियापद आया, उसमें तिष्ठति जो क्रियापद है इसका मूल धातु स्था धातु है, इसके स्थान पर तिष्ठ होता है। तो तिष्ठति का भी स्थीयते और तिष्ठन्ति का भी स्थीयते ऐसा भावे में प्रयोग होता है। अब हम तीसरे प्रश्न को पढ़ेंगे। इसमें दिया है
निम्नलिखित भावे प्रयोगः के वाक्यों को कर्तरी प्रयोगः के रूप में परिवर्तित कीजिए। उदाहरण के रूप में दिया गया है पर्णैः पत्यते, यह भावे प्रयोग है। उसका कर्तरी प्रयोग है पर्णानि पतन्ति। पर्णैः बहुवचन में है, इसलिए पर्णानि यहाँ बहुवचन में प्रयोग किया गया है। इसी तरह हम अन्य वाक्यों का प्रयोग करेंगे। बालकाभ्याम उपविश्यते, बालकाभ्याम यहाँ द्विवचन में है, इसलिए बालकौ उपविशतः ऐसा बनेगा कर्तरी में। आगे है गृहिणीभिः हस्यते। गृहिणीभिः तृतीया विभक्ति बहुवचन में है, उसका प्रथमा विभक्ति बहुवचन में गृहिण्यः। हस्यते का हसन्ति, गृहिण्यः हसन्ति। तैः पत्यते, इसका कर्तरी प्रयोग होगा ते पतन्ति। अस्माभिः क्रीड्यते, अस्माभिः बहुवचन में है, इसलिए वयं क्रीडामः। शिशुभिः रुद्यते, इसका होगा शिशवः रुदन्ति। युवाभ्याम भूयते, युवाभ्याम द्विवचन में है और मध्यम पुरुष का है, इसलिए त्वम के बाद युवाम, और इधर भवसि भवथः, तो द्विवचन का प्रयोग करेंगे युवाम भवथः। आगे है लताभ्याम वर्ध्यते, यहाँ भी द्विवचन है लताभ्याम तृतीया विभक्ति का, तो हम प्रथमा विभक्ति का द्विवचन करेंगे लते। वर्ध्यते का द्विवचन में है, इसलिए वर्ध्येते, लते वर्ध्येते, कर्तरी प्रयोग ऐसा होगा। आगे है छात्रैः उत्थीयते, तो इसका होगा छात्राः उत्तिष्ठन्ति। वृक्षैः कंप्यते, तो वृक्षैः बहुवचन में है, तो वृक्षाः कंपन्ते। कंपन्ति नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये कंप धातु आत्मनेपद का है, इसलिए वृक्षाः कंपन्ते ऐसा कर्तरी प्रयोग होगा। अंतिम वाक्य है बालिकाभिः मिल्यते, इसका कर्तरी प्रयोग बालिकाः मिलन्ति ऐसा होगा।